देखिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि है 1757 से लेके 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, 1757 से इसलिए स्टार्ट होना बोलते हैं क्योंकि 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बंगाल में रूल करना स्टार्ट कर दिया था प्लासी के बाद, जबकि पहले वो व्यापार करने वाली कंपनी थी। और 15 अगस्त 1947 को उन्हें देश छोड़ना पड़ा था, तो उस पीरियड को बोलते हैं कि मॉडर्न इंडिया का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम लेक्चर 1 में कवर करने वाले हैं कि कैसे वो इंडिया पहुंचे, कौन सा सी रूट फॉलो किया, वास्को डी गामा किस तरीके से आया, जब वो इंडिया में आया ये सब लोग, तो उन्होंने कौन कौन सी कंपनियां बनाई, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं और कौन कौन यूरोपियंस आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहली जो चीज़ है द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया में, वो है वाई यूरोपियंस केम इन इंडिया या केम टू इंडिया। यूरोपियंस भारत आए क्यों? तो सबसे पहली चीज़ जो है, एक सबसे पहला पॉइंट तो ये कि 15 सेंचुरी के आसपास यूरोप में जो कंट्रीज थी ना आपस में, वहां पे ट्रेडिंग मार्केट खराब हो गया था लड़ाई वगैरह की वजह से। तो व्यापार करने का जो मार्केट था वो खराब हो गया था, तो व्यापारी ट्रेडर्स बड़े दुखी थे। अब ट्रेडर्स परेशान थे तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मार्केट, ऑल्टरनेटिव मार्केट चाहिए ही चाहिए व्यापार करने के लिए। तो उन्हें ऑल्टरनेटिव मार्केट के रूप में एक नाम सुना हुआ था इंडिया, कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, मतलब इंडिया पैसे वाला है, शुरू से रिच रहा है, तो वो ऐसे ही एक ऑल्टरनेटिव मार्केट खोज रहे थे। तो इसके अलावा और रीजन है कि वो ट्रेड में क्या है, तो ट्रेड इन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट लाइक कॉटन, हैंडीक्राफ्ट वाज द मेजर रीजन विच लेड टू द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। इसके अलावा इंडिया में काफ़ी पॉपुलेशन है और रिच है, तो वो कॉटन और हैंडीक्राफ्ट जो बनी हुई जो चीज़ें हैं, कॉटन से बनी हुई चीज़ें और हैंडीक्राफ्ट जो हैं, उनको बेचने के लिए यहाँ पे उनको अच्छा मार्केट लगा। ठीक है, इसके बाद इंडिया वॉज द मेजर सोर्स ऑफ द स्पाइस। अब वहाँ से वो क्या है, बनी हुई चीज़ें लेकर आएंगे, और यहाँ से इंडिया मसालों का एक अच्छा मार्केट है, तो मसालों को यहाँ से ले जा सकते हैं। सो मेजर सोर्स है स्पाइसेस का, और स्पाइसेस को एंटीबायोटिक के प्रॉपर्टी के रूप में भी यूज़ किया जाता है। वो क्या है, मीट वगैरह ज़्यादा खाते तो मीट में भी मसाले डलते हैं। इसके अलावा मसालों से काफ़ी दवाइयाँ भी बनती है, तो इस वजह से, और एंड दे वर ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फूड, और काफ़ी सारे मसालों को डाल के खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व भी किया जा सकता है। तो इस वजह से वो इंडिया में आए कि मतलब अपना बना हुआ माल जो है वो यहाँ लाएंगे, और यहाँ से ये मसाले और इस तरीके की चीज़ें ले जाएंगे, तो वहाँ की चीज़ें यहाँ बेचेंगे और यहाँ की चीज़ें वहाँ बेचेंगे। तो ऐसे करके उनका अच्छा तरीके से काम चलता रहेगा, काम धंधा चलता रहेगा। तो इसी वजह से वो इंडिया में आए। अब उन्होंने क्या किया कि सी रूट्स वर डिस्कवर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, टैक्सेशन एटसेट्रा विच जनरली फेस ड्यूरिंग लैंड बेस्ड जर्नी। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया, लोग बोलते हैं कि इंडिया की खोज करी, इंडिया की खोज नहीं करी, इंडिया कहीं खो नहीं गया था, इंडिया सबको पता था, बट इंडिया का समुद्री मार्ग नहीं पता था। इंडिया का पहले लैंड रूट पता था। अब लैंड रूट में आप जानते ही हो कि यूरोप से इंडिया आने के लिए आप ऐसे समझो कि ये है, ये यूरोप है यहाँ पर, और यहाँ से यूरोप से अगर लैंड के रास्ते से इधर इंडिया या इंडिया के आसपास के देशों में व्यापार करने के लिए आया जाए तो कितनी दिक्कत होती है, आप खुद सोच सकते हो। क्योंकि इतने राजाओं की रियासत है, इतने जंगल, इतने जंगली जानवर पड़ेंगे, तो और फिर किस पे लेकर आएंगे, घोड़ों पे इतना सामान लेकर आएंगे, तो और दुनिया भर के टैक्स लगेंगे इतनी दूर आने में, सब रियासतें अपना अपना टैक्स लगाएंगी, तो फिर बचेगा क्या। इस वजह से वे इसको सही रास्ता नहीं समझते थे जमीन के रास्ते से व्यापार करने को, वो उन्हें चाहिए था समुद्री मार्ग इंडिया की तरफ आने के लिए। तो दे वर सर्चिंग फॉर द या लुकिंग फॉर द सी रूट्स। ठीक है, अब समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे, तो अब समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए जब वो यहां से व्यापार करने निकलते, क्योंकि पहले ये वाला रीजन है ना, ये स्विस कैनाल वाला रीजन जो है ये बंद था, यहां से ये बंद था। तो जब वो यूरोप से जहाज लेके इधर निकलते थे, तो ये अफ्रीका नाम का इतना बड़ा विशाल का महाद्वीप आ जाता है, जिसकी 5500 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। आप सोच रहे हो कि आज भी इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए समुद्री रास्ते से बहुत टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम पे कितना टाइम लगता होगा। तो जब वो यहाँ से इधर आते थे तो दम तोड़ देते थे, कि उन्हें लगता था कि ये अफ्रीका जो महाद्वीप है ये कभी खत्म ही नहीं होगा, नीचे समुंदर है ही नहीं, ठीक है, इधर जाया ही नहीं जा सकता। इस वजह से वो थक हार जाते थे। मगर होता है ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कसम खा ली, जो जान हथेली पे लेके निकल पड़ा, बोलते हैं ना कि इतिहास हमेशा पागलों ने रचा है, जिन्होंने कुछ हटके किया है। तो वैसा ही एक व्यक्ति होता है बार्टोलोम्यू डाइस, पुर्तगाली नेविगेटर होता है बार्टोलोम्यू डाइस। सन 1488 में वो यहाँ से पुर्तगाल से निकलता है और कसम खा लेता है कि अब चाहे जो हो जाए लौट के वापस नहीं आऊँगा जब तक रास्ता अंत का पता ना चलेगा। और ऐसे ही करके वो निकलता जाता है और भाई साहब फिर वो लास्ट में साउथ अफ्रीका का यहाँ पे एक केप है, केप होता है एंडिंग पॉइंट, जमीन का अंतिम क्षण, जैसे सपोज करो ये समुंदर है पूरा,
और यहाँ पे ये लैंड है, तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है इसे केप बोलते हैं। तो जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये खत्म हो जाता है और वो एंडिंग पॉइंट है वो केप है, तो इतना खुश होता है कि बता नहीं सकते, क्योंकि उसे इधर से खत्म ये समझ में आ गया कि अफ्रीका महाद्वीप का एंड भी होता है और इधर ईस्टर्न रीजन में जाने के लिए समुद्री मार्ग से रास्ता हो सकता है। तो इसीलिए इसे केप कहा गया, गुड होप का मतलब एक अच्छी उम्मीद की कि अच्छी उम्मीद का एंडिंग पॉइंट, और ये बार्टलोमेओ डाइस ने डिस्कवर किया। तो याद रखना कि केप ऑफ गुड होप सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका है, जिसको डिस्कवर किया था पुर्तगाली नेविगेटर बार्टलोमेओ डाइस ने 1488 में। अब जब ये पता चल गया, तो जब ये सारी चीज़ें पता चल गई तो फिर क्या होने लगा, इधर से ये बहुत सारे यूरोपियन जो है इंडिया की तरफ आने के लिए सोचने लगे कि अब तो यहाँ समुद्री मार्ग है और समुद्री मार्ग से इधर जाया जा सकता है। तो ऐसे ही सन 1492 में सबसे पहले इंडिया की खोज में निकलता है जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ये इंडिया की खोज में निकलता है सबसे पहले। मगर जब वो इंडिया की खोज में निकलता है तो होता क्या है कि वो यहाँ रास्ता भटक जाता है और वो यहाँ पे पहुँच जाता है वेस्ट इंडीज़ वाले रीजन में और उनको ही इंडियन समझ लेता है। ठीक है, 1492 में। अब इसके बाद क्या है कि बाद में फिर पता चलता है कि वो गलत जगह पहुँच गया, वो इंडिया नहीं है, वो कोई नया ही महाद्वीप है। चलिए, उसके बाद फिर 1498 में 1498 में ठीक है पुर्तगाली नेविगेटर वास्को डी गामा इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ, जो केप ऑफ गुड होप के रास्ते को फॉलो करता हुआ इंडिया की तरफ आता है, यहाँ पर केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है और ऐसे करके फिर यूरोपियंस का इंडिया में आगमन शुरू होता है। ठीक है, तो अब यहीं पर ही बात आती है कि एक एडम स्मिथ है, हिस्टोरियन है, इकोनॉमिस्ट कह सकते हो आप। इन्होंने कहा है द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका एंड दैट ऑफ पैसेज टू द ईस्ट इंडीज by the Cape of Good Hope are the two greatest and most important events recorded in the history of mankind। तो इन्होंने कहा है कि जो एक यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी और यहाँ पर ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, ये दो क्या है इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज है, क्योंकि इनकी वजह से ही आगे चीज़ें एक्सप्लोर हो पाई। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब बात आती है कि यहाँ पे एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं सभी यूरोपियंस को। तो सबसे पहले हमने देखा कि पुर्तगाली आते हैं, तो पुर्तगालियों को समझते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इंडिया पहुँचे। तो पुर्तगालियों की जब बात करते हैं तो पोर्तुगीज फर्स्ट कम एंड लास्ट गो, पुर्तगालियों को बोला जाता है पहले सबसे पहले आए और लास्ट में गए, मतलब 1962 तक रहे ये, तो यहीं पर ही। फिर बात आती है कि कैपिटल कोचीन होती है इनकी 1510 से 1530 केरल में ही, और बाद में गोवा बनती है 1530 से 1961 तक। ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहला जो पुर्तगाली इंडिया में आता है वो है 1498 में वास्को डी गामा ऑफ पुर्तगाल डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। तो अभी हमने देखा कि कौन से, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी कि अफ्रीका के रास्ते से होते हुए वो यहाँ पे पहुँचा। ही सेल्ड अराउंड अफ्रीका बाय द केप ऑफ गुड होप एंड रीच्ड कालीकट। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। इसके बाद वो पहुँचा कब, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा रीच्ड एट कपक्कड़ नियर कोझिकोड विच वॉज देन पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ जमोरिन ऑफ कालीकट। तो कालीकट में जमोरिन का जो साम्राज्य था वहाँ पे पहुँचा, मतलब वहाँ का जो राजा था वो जमोरिन था। ये चीज़ याद रखनी है। और जिस शिप से आया था उस शिप का नाम था साओ गैब्रियल। तो ये चीज़ याद रखनी है कि पहला व्यक्ति जो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जो आया वो है यहाँ पे ये वास्को डी गामा। अब यहीं पर ही बात आगे आती है। तो बात ये क्या है कि ऑल्दो द फॉरेनर्स वर वेलकम्ड बाय द हॉस्पिटलिटी विच इंक्लूड अ ग्रांड पोजीशन द जमोरिन मनाविक्रम राजा, जो पूरा नाम है जमोरिन मनाविक्रम राजा, was unimpressed with the gifts brought by Vasco da Gama which included some clothes, hats, coral, sugar, oil and other things। तो वैसे तो हमारे भारतीय जो विदेशी जो आते हैं या मेहमान जो आते हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से आदर सत्कार करते हैं, और मगर जो ये जमोरिन है और उनके साथ के जो लोग हैं वो इससे खुश नहीं थे जो वास्को डी गामा गिफ्ट लेकर आया था, जिसमें कपड़े थे, टोपियाँ थी, ठीक है, चीनी थी, तेल था और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी तरीके की थी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे द इंडियंस वंडरिंग वाई देयर वॉज नो गोल्ड और सिल्वर। वो उम्मीद कर रहे थे कि ये सोना और चांदी क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि हमारे इंडिया में सोने चांदी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ रहा है शुरू से ही, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं थे। बट फिर भी उसका वेलकम किया वास्को डी गामा का बहुत अच्छे तरीके से। वास्को डी गामा रिटर्न विद अ कार्गो विच सोल्ड फॉर 60 टाइम फॉर द कॉस्ट ऑफ हिज वोयागी। अब समझ रहे हो कि जितनी, जब वो वास्को डी गामा जब यहाँ से गया, ठीक है, अपने जहाज के साथ, तो जितना सामान लाया था उसका 60, जितना पैसा उसका खर्च हुआ था उसका 60 टाइम्स प्रॉफिट कमा के गया। समझ रहे हो 60 टाइम्स प्रॉफिट कितना होता है।
आप अगर 100 रुपए की चीज़ है और 100 रुपए की चीज़ को अगर हम 10 रुपए ज़्यादा बेच देते हैं, मतलब 110%, मतलब 10% ज़्यादा हो तो हम खुश हो जाते हैं कि हम 10% का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे तो 60 गुना, ठीक है, 60 टाइम्स प्रॉफिट है। समझ रहे हो? तो अब ये कितना है कि 100 रुपए के कितने रुपए हो गए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि 6,000 रुपए हो गए। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और यही चीज़ उसने बताई कि इंडिया एक बहुत अच्छा मार्केट है, और धीरे धीरे करके फिर सभी लुटेरे इंडिया में आने लगे लूटने के लिए। एंड सेकेंड टाइम ये 2 बार इंडिया में आया, एक ये 1498 में, फिर एक 1502 में। तो ये कई बार पूछ लिया गया कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था, तो याद रखना ये 2 बार आया था। इसके बाद फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट स्टेब्लिश्ड एट कोची, नाउ नोन एज कोची, 1503 में। अब ये जो पुर्तगाली जो फोर्ट है, ठीक है, इन्होंने जो सबसे पहला किला बनवाया 1503 में, वो चीज़ याद रखना, कोचीन में बनवाया। फिर उसके बाद ही सेटअप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री कन्नौर या कन्नूर जो जगह है केरल में, ठीक है, और ऑल्सो सेकेंड फोर्ट इन 1505, और 1505 में फिर उन्होंने दूसरा किला बनवाया और ट्रेडिंग फैक्ट्री बनवाई कन्नौर में। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इनका कंट्रोल होता गया इंडिया में, फिर कालीकट, कन्नौर, कोचीन बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द पुर्तगालीज इन इंडिया। धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे केरल को, मतलब केरल रीजन को घेर लिया। अब समझ रहे हो, व्यापार करने आए थे, ठीक है, और व्यापार करते 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 क्या करने लग गए, वहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल करने लग गए, साम्राज्य बढ़ाने लग गए। चलिए देखिए, अब यहीं पर ही बात आती है। इसके बाद द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया वाज फ्रांसिस दी अल्मेडा, ठीक है, या फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो इंडिया में आया उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनीज बना रहे हैं, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनीज क्या होती है, मैं पहले वो समझा दूं आपको, फिर बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, अब ये यहाँ से आगे की तरफ आएंगे, तो ये सारे के सारे जब यहाँ से इधर की तरफ व्यापार करने आ रहे हैं, तो ये इंडिया के वेस्ट में है और इंडिया ईस्ट में है। इंडिया और ये आगे के देश ईस्ट में है। ये कंपनियां क्या कर रही आई हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आई हैं, व्यापार करने के लिए आई है। तो ये सारी की सारी ट्रेडिंग कंपनियां हैं, ठीक है, जो इंडिया में व्यापार करने आ रही हैं। और कहाँ से आ रही हैं, वेस्ट से आ रही है। ये चीज याद रखनी है, वेस्ट से इंडिया की तरफ व्यापार करने के लिए आ रही है, सारी की सारी ट्रेडिंग कंपनीज हैं। अब बात ये आती है कि जब ये यहाँ पे व्यापार कर रही है, तो अब ब्रिटिशर्स ने बनाई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालियों ने बनाई तो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ने बनाई तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, या डेनिश ने बनाई तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फ्रेंच ने बनाई तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद रखो कि ये वेस्टर्न कंट्रीज उनके देश में बनाई गई है, वहां पर इंडिया के देश के से, इंडिया के देश और इंडिया के आसपास के देशों से व्यापार करने के लिए। तो ये चीज याद रखना। अब ये सारी कंपनियां यहाँ पे व्यापार करने के लिए आती हैं, मगर और इनमें सारी की सारी क्या है, आप ऐसे सब कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाता है, और उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी बनती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरे देश को कंट्रोल कर लेती है। और इसीलिए हम यहाँ पर इंडिया में क्या देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा कंट्रोल किया पूरे देश को, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी बन के उभरती है इंडिया में। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और इन्हीं सब चीजों के लिए धीरे धीरे करके शुरुआत होती है कि जब यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर पहला बनाया जाता है, जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जो व्यापार करता है। अब ये क्योंकि सबसे पहले आए थे, तो व्यापार करने के लिए इसने सोचा कि ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। इसने सोचा कि सारी की सारी कंपनियां समुद्र के रास्ते से होते हुए आ रही हैं और सारा व्यापार समुद्र के रास्ते से होता आ रहा है, तो इसका फोकस लैंड की तरफ ज्यादा नहीं था, इसका फोकस था समुद्र की तरफ, कि समुद्र को कंट्रोल किया जाए, जो ब्लू वाटर है उसको कंट्रोल किया जाए हर तरीके से। और फिर बात आती है कि इन 1509 फिर दूसरा जो गवर्नर बना अफोंसो दी अल्बुकर्क was made the governor of Portuguese territories in India। तो उसके बाद 1509 में जो दूसरा गवर्नर बना पुर्तगाली गवर्नर इंडिया में, ठीक है, तो इसने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसने इंट्रोड्यूस करी है, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर क्या थी। तो आपको समझ में आ गया, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर जो है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने स्टार्ट करी, जो पुर्तगाली गवर्नर था इंडिया में पहला, और ये समुद्री रास्तों पर कंट्रोल करना चाहता था, ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी है अफोंसो दी अल्बुकर्क ने पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म स्टार्ट करी, जिसका मतलब था कि वो लैंड पे अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, लैंड और सी में दोनों पे ही साम्राज्य फैलाना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, टेरिटरी स्प्रेड करना चाहता था अपनी, जिसके लिए इन 1510 ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर जो का रूलर जो था कर्नाटक में, उससे क्या है गोवा भी कैप्चर कर लिया, जब राजा था दिल्ली सल्तनत का सिकंदर लोधी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। देयर आफ्टर गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ द पुर्तगाली सेटलमेंट इन इंडिया। और उसके बाद धीरे धीरे करके गोवा कैपिटल बना उनका पुर्तगालियों का इंडिया में, जो कि 1961 तक रहा। ये चीज याद रखनी है आपको।
इसके बाद आती है द पोर्तुगीज एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर द एंटायर एशियन कोस्ट फ्रॉम हॉर्मेज इन द पर्शियन गल्फ ऑफ टू द मलाक्का इन द मलाया एंड द स्पाइस आइलैंड इन द इंडोनेशिया। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, अपना पुर्तगालियों ने अपना डोमिनेशन कंट्रोल कर लिया। कहां से, कि आप ऐसे समझो कि हॉर्मज इन पर्शियल गल्फ, ये जो है ना यहाँ पर गल्फ ऑफ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट क्या होती है, तो आप ऐसे समझो कि इधर एक समुंदर है ये, और इधर एक समुंदर है ये, ठीक है, और इधर ये लैंड है और इधर ये लैंड है। तो ये क्या करती है कि ये ज्यादा हो गया, मतलब ऐसे करके आप ऐसे समझो ये लैंड है, तो ये एक नैरो वाटर बॉडी, पतली सी बॉडी जो इधर वाले समुंदर को इधर वाले समुंदर से मिलाती है, तो ये क्या हो जाता है, इस वाले को बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, तो यही चीज आप एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इधर है और स्ट्रेट ऑफ मलाका इधर है, जो ईस्टर्न रीजन से कनेक्ट करती है, और ये वेस्टर्न रीजन से क्या है, यहाँ पर व्यापार के लिए कनेक्ट करती है। तो सब रीजनों पे इसने क्या कंट्रोल कर लिया था। और तो और स्पाइस आइलैंड इन इंडोनेशिया, और पुर्तगालियों ने स्पाइस आइलैंड है, मसालों का द्वीप है इंडोनेशिया में, उसको भी कब्जा लिया था। तो आप समझ सकते हो कि शुरू में ही लोगों ने कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से चीजों को हैंडल किया या मतलब कंट्रोल किया। At the time of the death of Afonso the Albuquerque, the Portuguese were strongest naval power in India। और जब उसकी डेथ हुई इसकी गवर्नर की, तो उस टाइम पे पुर्तगाली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नवल पावर हुआ करते थे इंडिया में। तो इसी से ही आप समझ सकते हो। However, the Portuguese power declined in India by the end of the 16th century and they lost all the acquired territories in India except Daman and Diu and Goa। ठीक है, तो अब ऐसे करके यहाँ पर क्या हो गया कि दमन, दीव और गोवा जो है, वो जो टेरिटरी है उनको छोड़ के धीरे धीरे करके पुर्तगालियों का सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अंग्रेजों से हारने लग जाते हैं चीजों में। सिर्फ इंडिया में उनका कंट्रोल क्या रह जाता है, दमन एंड दीव एंड गोवा में। अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि 1961 में इनको इंडिया टेक ओवर कर लेती है, और टेक ओवर करने के बाद ठीक है, गोवा और दमन एंड दीव एक यूटी बनाया जाता है। तो हम जानते ही हैं, बाद में 1987 में गोवा को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाता है। ठीक है, और जो दमन एंड दीव है, ये दमन एंड दीव की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अलग से यूटी है। अब दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एक अलग से दोनों कंबाइंड कर दिया गया। तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए कि 1961 तक रहा। अब एक और मजेदार बात यह है कि इंडिया में सबसे पहले आए तो पुर्तगाली, मगर पुर्तगालियों की सबसे पहले कंपनी नहीं बनी, ट्रेडिंग कंपनी नहीं बनी, ट्रेडिंग कंपनी बनी ब्रिटिशर्स की। ये बात याद रखना कि फर्स्ट जो इंडिया में आने वाले को वो पुर्तगाली, मगर पहली ट्रेडिंग कंपनी किसने बनाई, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1628 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में। अब क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ से व्यापार करने के लिए इंडिया की तरफ, तो उन्होंने पहले से ही, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहले से ही ट्रेडिंग कंपनी बना के भेजी थी, जो कि सर्टेन परसेंटेज, मतलब एक तरीके से टैक्स लगाते हैं कि आप वहां पे जाके व्यापार करो, जो भी होगा, जितना भी होगा, उसका प्रॉफिट होगा, उसका सर्टेन परसेंटेज एज ए टैक्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर तो ये चीज याद रखना, इसको मैं अभी हम लास्ट में हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में। फिर बात आती है पोर्तुगीज ने इंडिया में इंट्रोड्यूस क्या किया गया, पुर्तगालियों ने भारत को दिया क्या। जैसे हम बोलते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो छीनते भी हैं, कुछ देते भी हैं, तो यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आज जो हम प्रिंटिंग करते हैं, तो ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हमें किसने दी है, पुर्तगालियों ने दी है। इसके बाद फिर क्लॉक, घड़ी। जैसे कि पहले तो हम जो इंडिया की अगर हम बात करें तो पहले तो सूरज की रोशनी के हिसाब से हम घड़ियां देखते, मतलब टाइम देखते थे कि यहाँ तक छांव आ गई तो इतने बजे होंगे, वहां तक। जैसे मैं गांव से पढ़ा हूँ, तो मैंने भी ये चीज बचपन में की है, जब स्कूल में थे 3rd 4th में, तो वहां पर क्या है कि हम जब स्कूल जाते, सरकारी स्कूल था, वहां पर चेक करते थे कि यहाँ तक छांव आ रही है, मतलब परछाई आ रही है, शेडो आ रही है, तो फिर इतने बज रहे होंगे, फिर लंच होने वाला है, फिर छुट्टी होने वाली है, लाइट सूरज की रोशनी यहाँ तक आनी चाहिए। तो इस तरीके से किया करते थे। और दूसरी बात ये भी है कि और भी जो टेक्नोलॉजी थी भी ना, वो उतनी फेमस नहीं थी, मतलब आम आदमी तक की रीच में नहीं थी। तो इस वजह से आप ये समझ सकते हो क्लॉक इन्होंने दी। फिर वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वेस्टर्न म्यूजिक मतलब कि देखो ये यूरोप है और इंडिया यहाँ है, तो हमसे ये वेस्ट में है, तो इनका म्यूजिक अगर हम या इनका डांस अगर हम सीखें तो वो होता है वेस्टर्न म्यूजिक या वेस्टर्न डांस। ठीक है, तो इसीलिए चीज, और अगर ये हमारा सीखेंगे तो ये बोलेंगे ईस्टर्न म्यूजिक या ईस्टर्न डांस। तो ये वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न जो डांस वगैरह है, ठीक है, सब इनसे ही सीखा हमने, इन्होंने इंडिया को दिया। फिर क्विजन, क्विजन मतलब खाना, डिशेस। तो अब इंडिया में इतनी सारी डिशेस बनती हैं, मगर अब पहले अपनी जो देसी डिशेस के अलावा भी बाहर की डिशेस भी बन रही हैं। तो स्पेशली जो वेस्टर्न डिशेज हैं, उनकी शुरुआत इंडिया में किसने करी, इनने ही करी।
इसके अलावा क्रॉप्स बहुत सारी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, जैसे पोटैटो, आलू की शुरुआत इंडिया में इन्होंने करी। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आलू भले ही इन्होंने इंडिया में दिया, बट आलू का ओरिजिन पुर्तगाल से नहीं है या यूरोप से नहीं है। आलू का ओरिजिन जो है वो यहां से है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के नॉर्थ वाले पार्ट से, पेरू कोलंबिया रीजन से आलू का ओरिजिन है। हमने देखा था कि 5000 साल पहले यहाँ पे सबसे पहले आलू की खेती शुरू हुई, जब पुर्तगाली यहाँ पे गए नॉर्थ साउथ अमेरिका के नॉर्थ वाले पार्ट में, कोलंबिया और पेरू वाले रीजन में, तो इन्होंने आलू को वहाँ पे टेस्ट किया, अच्छा लगा, फिर अपने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो इसलिए याद रखना। फिर टोबैको, तम्बाकू वगैरह, तो कुछ अच्छी चीज़ें दी, तो नशीली दवाइयाँ भी, नशीली चीज़ें भी देखे गए, तम्बाकू भी दिया। फिर कॉर्न, मक्का और पाइनएप्पल जैसी चीज़ें भी इन्होंने, अनानास जैसी चीज़ें भी इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करी। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि किस तरीके से यहाँ पर आए और किस तरीके से चीज़ें रही। सबसे पहले आए, मगर सबसे पहली कंपनी नहीं बनाई ट्रेडिंग कंपनी, सबसे पहली ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटिशर्स ने बनाई, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं।